नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ इज विद शशांक में, जहां हम जटिल चीजों को आसान भाषा में समझाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद जरूरी और ताजा अपडेट की, जो है एलईआई कोड यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां, जैसे कि ये कोड किसे चाहिए होता है, यह कोड क्यों जरूरी होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है कि किस किस को लेना जरूरी है, और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इससे जुड़े कुछ एफएक्यूज। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, जानते हैं एलईआई के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज यूनिक 20 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड used to identify legally distinct entities that engage in financial transaction। ठीक है, तो लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर जो आता है 20 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो आइडेंटिफाई करता है लीगली तरीके से डिस्टिंक्ट एंटिटीज दैट एंगेज इन फाइनेंशियल, मतलब हर एंटिटी को एक डिफरेंट एलईआई अलॉट होता है, जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो एंगेज होती है उनको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, it developed as a global standard to improve transparency and risk management in the financial system। तो आप जानती है इस जब, क्योंकि एक नंबर जब हमें अलॉट हो जाता है तो उससे आप जो है सारी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल वापस से ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल सिस्टम में वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, और ये आपका एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन पार्टीज को जो फाइनेंशियल मार्केट में होती है उसको ट्रैक करने में हेल्प करता है, जुरिडिक्शन वाइज भी। ठीक है जी। The concept of the LEI emerged in response to the 2008 global financial crisis, which exposed significant weakness in the ability of regulator and institution to monitor system risk due to a lack of standardized entity identification। ठीक है, देखिए एलईआई ना होने की वजह से 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसकी वजह से एलईआई जो है वो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि अस्तित्व में आया। उस वक्त क्या हुआ कि आपका भी जो है स्टैंडर्डाइज एंटिटी आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से वो किसी भी तरीके का मॉनिटर नहीं हो पाया सिस्टमेटिक रिस्क, जिसकी वजह से आपका चीजें जो है क्रैश हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। ठीक है, इन गैप को फिल करने के लिए ग्रुप ऑफ 20 में G20 ने जो है एंडोर्स किया था क्रिएशन ऑफ ए ग्लोबल एलईआई सिस्टम 2011 के अंदर। ठीक है, तो इनिशिएटिव वाज फर्दर सपोर्टेड एंड डेवलप्ड बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। पहले G20 ने किया 2011 में, उसके बाद इसको फर्दर सपोर्ट किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। ठीक है, which led to establishment of the Global Legal Identifier Foundation in June 2014 to oversee the implementation and use of the LEI worldwide। उसके बाद 2000 आपका 14 में, जून 2014 में GLEIF मीन्स ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन का आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका काम था इम्प्लीमेंटेशन और यूज को देखना एलईआई वर्ल्डवाइड को। ठीक है, तो इंसेप्शन से जो है एलईआई जो है वो एसेंशियल टूल बना आपका ट्रांसपेरेंसी के लिए, बेटर रिस्क असेसमेंट के लिए और सपोर्ट करने के लिए रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को और कंप्लायंस को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन जो है एलईआई का समझ में आया होगा। ये आगे चल के हम एफएक्यू के बारे में जानते हैं रिलेटेड टू दी एलईआई। अब हम देखेंगे व्हाट इज एलईआई। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज इनिशिएटिव इज डिजाइंड टू क्रिएट अ ग्लोबल रेफरेंस डेटा सिस्टम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी लीगल एंटिटी in any jurisdiction that is related to a financial transaction। More specifically, LEI is a unique 20-digit code that is assigned to a legal entity। ठीक है, सबसे पहले तो जो LEI है वो आपका 20 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो जो आपका बेसिकली एक सेपरेटली असाइन होता है हर जो है एंटिटी को। ठीक है, और इसका जो मेन जो होता है एलईआई को लेने का जो यूजर है, मतलब बेसिकली यूज है लेने का, वो होता है कि मतलब आप जो है जानते हैं कि हर जो पार्टी है उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, उसको आप बेसिकली ट्रैक भी कर सकते हैं, और ग्लोबली वो आपका जो है डेटा मॉनिटर भी हो सकता है। ठीक है, कोई कहीं से भी कोई भी बैठा हुआ बंदा उसको देख सकता है थ्रू आफ्टर एंटरिंग द एलईआई कोड एट द एलईआई सिस्टम। तो नेक्स्ट जो आपको एफएक्यू कि पर्पस क्या है एलईआई को लेने का। ठीक है, तो ग्लोबल एलईआई सिस्टम हैज बीन सेट अप बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंक्लूडिंग G20 and the Financial Stability Board (FSB) to address the global financial crisis। The LEI is designed to enable the identification and linking of parties to financial transaction in order to manage counterparty risk। Its global goal is to help improve the measuring and monitoring of systematic risk and support more cost-effective compliance with regulatory reporting requirement। ठीक है जी, तो बेसिकली जो पर्पज है एलईआई को लेने का वो है किसी भी काउंटर पार्टी रिस्क को मिटिगेट करने का, और दूसरा आपकी पार्टीज को लिंकेज करने का। ठीक है, और
जो हम थर्ड कह सकते हैं, जो ग्लोबल एलईआई सिस्टम है, वो आपका सेकंड जो सेटअप किया गया है वो आपका G20 और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसके द्वारा भी किया गया है। और इसमें हम बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव कंप्लायंस को हम देख सपोर्ट करते हैं वो ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और इम्प्रूव करते हैं कि आपका कोई भी सिस्टमेटिक रिस्क हो वो आपका जो है मिटिगेट हो, और उसको हम मॉनिटर करते हैं थ्रू एलईआई से। और ये इसका बेसिकली मेजर पर्पज होता है एलईआई को लेने का। अगर हम बात करेंगे एलईआई स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तो जो आपका एलईआई है वो 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो क्रिएट होता है यूजिंग ISO 17442 ऑब्लिक 2012 स्टैंडर्ड एंड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो 20 डिजिट का कोड है, जो आपका ब्रेकअप जो होगा उसका वो होगा पहले 4 कैरेक्टर, ठीक है, जो आपके होंगे यूनिकनेस अमंग कोड्स फॉर एलईआई यूजर, ठीक है, लोकल ऑपरेटिंग यूनिट है, हेलो यूज। तो ये आपके फर्स्ट 4 करेक्टर होंगे वो आपके यूनिक होंगे अमंग पोर्ट्स एलओ इश्यूर्स के, ठीक है। जो आपका 15 से 18 डिजिट का करेक्टर होगा वो होगा एंटिटी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कोड जनरेटेड एंड असाइन्ड बाय एनी यूज अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंट साउंड एंड रोबस्ट लोकेशन पॉलिसीज एज रिक्वायर्ड बाय ISO 17442 इन कंटेन्स नो हैंडल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन सब पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली करेक्टर 5 से लेके करेक्टर 18 तक अलाउड किया जाएगा। उसके बाद है करेक्टर 1920 चेक डिजिट एज डिस्क्राइब्ड इन ISO 17442 स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली लास्ट के 2 डिजिट आपको अलाउ किए जाएंगे। ठीक है नी? तो जो एवरी एलिजिबल लीगल एंटिटी है उसको जो असाइन होगा यूनिक एलईआई वो ग्लोबली असाइन होगा, और आपका इसमें कोई भी इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगी। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन क्रेडिट एक्सपोजर विद रिस्पेक्ट टू पैरोइंग। ठीक है, तो आपका क्रेडिट एक्सपोजर जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। देखिए, क्रेडिट एक्सपोजर कंप्राइज्ड ऑफ ऑल टाइप्स फंड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट विद ऑल बैंक्स विच इंक्लूड्स। ठीक है, तो फंड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट दोनों इसके अंदर आएंगी। इसमें इंक्लूड होगा लोन्स, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड आउटस्टैंडिंग, फॉरेक्स डेरिवेटिव एक्सपोजर लिमिट। तो सारी की सारी आपकी फंड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट में आपको इंक्लूड होगा। ठीक है, और एक्सपोजर के अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, क्रेडिट एक्सपोजर जो फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट बेस्ड लिमिट जो हमने ऊपर बात करी, इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर इंक्लूडिंग अंडर राइटिंग अ सिमिलर कमिटमेंट, और आपका सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग विच एवर इज हायर शैल बी इन्वॉल्व्ड फॉर अराइविंग एट द एक्सपोजर लिमिट। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें अभी आपने जाननी है ये क्रेडिट एक्सपोजर के अंदर इंक्लूड होंगी, चाहे वो फंड बेस्ड हो या फिर आपका नॉन फंड बेस्ड हो। जब हमें एलईआई को आपका रजिस्ट्रेशन लेना होगा उसकी जो लिमिट है उसके टाइम पे ये सारी चीजें आपकी काउंट होंगी। हमारा नेक्स्ट एफएक्यू है कि बोरोइंग एंड क्रेडिट एक्सपोजर टेकन फ्रॉम विच बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड अंडर दिस सर्कुलर। ठीक है, जो आपका एक्सपोजर होगा वो कौन कौन से बैंक से जब हम लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे वो कवर्ड होगा एलईआई के सर्कुलर में, कि हमें वो एलईआई लेना मैंडेटरी होगा। ठीक है, बैंक shall mean scheduled commercial bank excluding regional rural bank, regional rural bank इसके पास exclude है, local area banks, small finance bank, primary urban cooperative banks and financial institution shall mean all India financial institution, Exim Bank, SIDBI, NHB, NABARD and NAFED and NBFCs including HFCs। ठीक है, तो ये सारी के सारे एंटिटीज से अगर आप जब लोन लेते हैं या फिर टोटल एक्सपोजर आपका जो है वो मतलब इंक्रीज होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आपको उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली आपका एलईआई लेना मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट हमारा जो एफएक्यू है वो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ आरबीआई सर्कुलर डेटेड अप्रैल 21 2022। ठीक है, तो आरबीआई सर्कुलर स्टेट दैट नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स हैविंग एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ 5 करोड़ and above from banks and financial institutions shall be required to obtain LEI codes as per the timeline। ठीक है, अब देखिए टाइमलाइन कौन कौन से रहेंगी। टाइमलाइन फॉर ऑब्टेनिंग एलईआई बाय बोरोवर टोटल एक्सपोजर उसका अगर 25 करोड़ से ऊपर है तो अप्रैल 30 2023 से पहले उनको एलईआई लेना पड़ेगा। 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है तो अप्रैल 30 2024, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ के बीच में है तो अप्रैल 30 2025। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरीज है, इसके अकॉर्डिंगली जो भी एंटिटीज है वो अपने बोरोवर लिमिट के अकॉर्डिंगली मींस बोरो जो उन्होंने किया है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना एलईआई ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ द आरबीआई सर्कुलर
फॉर क्रॉस border transaction. ठीक है, AD1 category banks means AD category 1 banks with effect from October 1, 2022 shall obtain the LEI number from the resident entities, non-individuals undertaking capital or current account transaction of 50 crore and above, that is per transaction, under FEMA Act 1999. ठीक है, as regard non-resident counterpart overseas entity in case of non-availability of LEI information, AD category 1 may process the transaction to avoid reception. So basically जो AD बैंक है, ठीक है, वो आपका जो रेजिडेंट एंटिटीज है उनसे जो है LEI नंबर वो उनको अटेंड करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन जो होगी 50 करोड़ अबव की, और ये आपको पर ट्रांजेक्शन पे होगा. ठीक है, और साथ ही साथ AD बैंक देखिए ये भी मतलब ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही हो अगर नॉन रेजिडेंट काउंटर पार्ट से या ओवरसीज एंटिटीज से, तो उसको वो डिस्टर्ब ना करे सिर्फ और सिर्फ LEI इंफॉर्मेशन ना होने के कारण. FAQ है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द RADI सर्कुलर डेटेड जून 5, 2020. ठीक है, तो अभी RADI सर्कुलर इज एप्लीकेबल टू बोथ टर्म लोन बोरोवर्स एंड डिवेंचर इशूअर्स. Debenture, term loan as well as bond both would be included in the computing the overall exposure that an insurer or financial institution has to corporate borrowers either in the form of term loan or debenture or in any other form of debt. ठीक है, तो जो IRDAI का सर्कुलर है जून 5 का, उसके अकॉर्डिंगली टर्म लोन बोरोवर और डिवेंचर इशूअर दोनों जो है आपको काउंट करने पड़ेंगे वाइल कंप्यूटिंग दी ओवरऑल एक्सपोजर. फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है LEI के लिए अप्लाई करेंगे. अब जो नेक्स्ट FAQ है वो है कि प्रोसेस क्या है LEI को अप्लाई करने का. ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे. पहला है वी रिक्वेस्ट द एप्लीकेंट टू काइंडली रेफर द LEIL वेब लिंक. ये वेब लिंक मेंशन किया हुआ है और मैंने इसको आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है. ठीक है, उसके आप रूल्स FAQ और डॉक्यूमेंट में जाके जो यूजर मैनुअल FAQ प्रोवाइड है वहां पे एक बार उसको रेफर कर सकते हैं. ठीक है, और जैसे ही आप वहां पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे चैप्टर्स के अंदर, वो रजिस्ट्रेशन जो है वो LEI मैनुअल का आपको शो हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड टैब में जाना है और डाउनलोड टैब में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड का ऑप्शन आपको आएगा, जिसका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इसके बाद जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपको कुछ फॉर्मेट्स आएंगे डाउनलोड करने के लिए, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेंट ऑथराइज्ड है वो लेटर ऑफ अथॉरिटी जो फॉर्मेट जो वेबसाइट में दिया गया है या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन जो वेबसाइट में दिया गया है वहां पे उसको प्रिपेयर करेंगे और अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे. ठीक है, उसके बाद वो जैसे ही वो लॉगिन करेंगे पोर्टल पे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे. ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट वो करेंगे और पेमेंट करने के बाद अब वो जो एंटिटी है उसको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अपलोड करने पड़ेंगे. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको लीगल डॉक डाउनलोड के अंदर आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखाई देंगे, उसको आपको डाउनलोड करना है और एज पर दी रिस्पेक्टिव जो बेसिकली है फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्रिएट करना है. ठीक है, in case the entity is unable to upload documents then it has to courier the required documents to LEI. ठीक है जी, उसके बाद LEI will verify the documents payment and the details submitted by the legal entity in online form. उसके बाद जैसे उसके बाद आपको LEI नंबर जो है वो इशू हो जाएगा. अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने देखिए ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर मेंशन किया हुआ है, आपको शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉल बैक करके अपनी जो भी क्वेरी है वो आप उसके बारे में जान सकते हैं. बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी को जो है मेंशन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने का मैं पूरी कोशिश करूंगा. नेक्स्ट जो हमारा FAQ है वो है कि व्हाट फॉर्म्स ऑफ पेमेंट आर एक्सेप्टेड. ठीक है, तो बेसिकली देखिए LEI के अंदर NEFT आपका पेमेंट मोड अलाउड है, इंटरनेट बैंकिंग अलाउड है, क्रेडिट कार्ड अलाउड है, डेबिट कार्ड अलाउड है और आपका डिमांड ड्राफ्ट जो पेबल है एट बॉम्बे. तो ये सारे मोड आपका जो है LEI पेमेंट के लिए अलाउड है. और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही जो ऑथराइज्ड यूजर होगा उसको ईमेल पे पेमेंट पे फीस जो होगी उससे रिलेटेड ईमेल जो है उनको उनकी ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगी. आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं वो है कि LEI जो एप्लीकेशन है उसके प्रोसेस में जो टाइम होता है वो कितना लगता है बेसिकली. तो देखिए इसमें जनरली आपको 1 से 2 वर्किंग डेज लगते हैं जब आप जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट कर देते हैं. उसके बाद जो है LEI जो अथॉरिटी है वो उसको वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद 1 to 2 वर्किंग डेज के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है. आइए देखते हैं नेक्स्ट FAQ.
एन ऑथराइज पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर एलईआई, ठीक है। तो पर्टिकुलर एलईआई के लिए ऑथराइज पर्सन कौन होता है? तो पर्सन ऑथराइज बाय लीगल एंटिटी टू अप्लाई, मॉडिफाई, अपडेट और रिन्यू इट्स एलईआई, ठीक है। तो जो पर्सन ऑथराइज होगा लीगल एंटिटी के द्वारा एलईआई को अप्लाई, मॉडिफाई, अपडेट और रिन्यू करने के लिए, वो आपका ऑथराइज पर्सन कहलाएगा, ठीक है। अब ऑथराइज पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होगा? पहला, मेन यूजर और प्राइमरी यूजर हु इज सबमिटिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ एलईआई, ठीक है। पहला तो हो गया जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहा है फॉर इशुएंस ऑफ एलईआई, तो वो मेन यूजर हो सकता है या प्राइमरी यूजर हो सकता है। और सेकंड, सेकेंडरी यूजर नेम एंड ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी ऑथराइज्ड ऑफिशियल मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ अथॉरिटी या बोर्ड रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम एलईआई लेंगे तो जो हमारा लेटर ऑफ अथॉरिटी होगा या बोर्ड रेजोल्यूशन होगा, उसमें प्राइमरी के अलावा जो सेकेंडरी पर्सन का यूजर नेम और ईमेल आईडी होगा, वो आपका सेकेंडरी ऑथराइज पर्सन कहलाएगा, ठीक है। और जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो आपका ऑथराइज होगा लेटर ऑफ अथॉरिटी के द्वारा या फिर जनरल बोर्ड रेजोल्यूशन पे पास होगा वो मीटिंग के अंदर कंपनी की। हमारा अगला FAQ है हाउ टू अपडेट एन ऑथराइज्ड पर्सन डिटेल्स इफ द प्रीवियस ऑथराइज्ड पर्सन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। The legal entity is expected to maintain updated details with the LEIL. Any change in main or primary officials should be communicated to LEIL to link the new user mail ID after submission of letter of authority document on the mail ID lei@ccil.india.co.in and creation of new user account with the new person email ID. LEIL would link LEI code with new email ID, ठीक है। After LEI code is linked with new authorized person mail ID, authorized person is required to submit a modification request on the web portal. देखिए जो जिस लीगल एंटिटी को अपना ऑथराइज पर्सन चेंज करना है, उनको जो है जो भी पर्सन है जिसको वो अपॉइंट करना चाहते हैं उसका वो ऑथराइजेशन लेटर मींस लेटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, वो सबमिट करेंगे जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है उस पे, और जो है न्यू अकाउंट उसका क्रिएट करेंगे न्यू ईमेल आईडी के साथ। जैसे ही जो है उसका पर्सन का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, वैसे ही जो सीसीआईएल है या फिर जो ऑथराइज एंटिटी है वो आपका उसको लिंक कर देगी और उसके बाद जो है ऑथराइज पर्सन उस वेब पोर्टल के अंदर आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है, और अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट FAQ है कि who needs to apply for LEI कोर्स, ठीक है। तो LEI कोर्स को के लिए कौन कौन एलिजिबल या कौन कौन उसे अप्लाई करेगा? तो लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड इन इंडिया कैन अप्लाई फॉर एलईआई एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो लीगल एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो एलिजिबल है एलईआई के लिए एज पर रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। द लिस्ट ऑफ एंटिटीज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एलईआई कोर्स आर बट नॉट लिमिटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, LLPs, पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनीज, OPC, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, नॉन-प्रॉफिट कंपनीज, स्पेशल पब्लिक व्हीकल्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, आरसी ट्रस्ट, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स कंपनी, SPV, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ARC, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मीन्स की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एक्सेप्ट इंडिविजुअल। अभी इंडिविजुअल इस पे आउट ऑफ रिव्यू है, वो स्कोप में नहीं है, ठीक है। और इन सबको इसको मतलब बेसिकली सिर्फ इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी सब पे एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपनी जो LEI है वो अप्लाई होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला FAQ। व्हाट डज द रजिस्ट्रेशन स्टेटस फॉर LEI मीन? तो जानते हैं द रजिस्ट्रेशन स्टेटस फॉर LEI रिकॉर्ड इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट और द स्टेटस ऑफ द LEI ऑफ द लीगल एंटिटी। द वेरियस टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेटस आर एज फॉलोज, ठीक है। तो हम जानेंगे जो LEI जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई होगा तो उसके जो डिफरेंट टाइप के स्टेटस होंगे उसका क्या मीनिंग होगा। तो सबसे पहला वो है पेंडिंग। तो एन एप्लीकेशन फॉर LEI दैट हैज बीन सबमिटेड व्हिच इज बीन प्रोसेस्ड एंड वैलिडेटेड, मतलब आपका जो एप्लीकेशन जो है सबमिटेड हो चुकी है वो आपका प्रोसेस्ड और वैलिडेटेड होने की है। सेकंड है इशूड, मींस ए यूनिक LEI कोड हैज बीन इशूड टू द एप्लीकेंट एंटिटी। इशूड मतलब आपको जो है LEI कोड जो भी एप्लीकेंट एंटिटी है उसको इशू हो गया है, ठीक है। थर्ड है लैप्स्ड। लैप्स्ड में आपका मतलब होगा कि जो LEI रजिस्ट्रेशन है वो आपका रिन्यू नहीं हुआ है, तो इसलिए आपका जो LEI रजिस्ट्रेशन है वो लैप्स हो जाएगा। फोर्थ है रिटायर्ड। ए कंपनी, फंड और कॉर्पोरेशन और पब्लिक लॉ दैट हेल्ड द LEI नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है। जो भी आपकी कॉर्पोरेशन है, कंपनी है जो LEI होल्ड करती है वो मतलब आपका सीज्ड हो गई है या एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उसमें आपका जो स्टेटस होगा वो क्या दिखाएगा? रिटायर्ड। ट्रांसफर का मतलब होगा जो LEI रजिस्ट्रेशन है वो आपका ट्रांसफर हो गया डिफरेंट LEU को
एज द मैनेजिंग एलईओ। ठीक है, तो यहाँ पे एलईओ का मतलब होता है लोकल ऑपरेटिंग यूनिट। ठीक है, जो आपका जो एलईआई है वो ट्रांसफर हो गया डिफरेंट यूनिट को। सेकंड लास्ट है पेंडिंग ट्रांसफर, एन एलईआई रजिस्ट्रेशन दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड टू बी ट्रांसफर टू अनदर एलईओ। ठीक है, मतलब आपने रिक्वेस्ट करी थी उसको ट्रांसफर करने की, तो अभी आपका वो ट्रांसफर होंगे डिफरेंट एलईओ को। और लास्ट है आपका पेंडिंग आर्चिवल, व्हेन द रिसीविंग एलईओ इज रेडी द स्टेटस विल बी चेंज टू पेंडिंग आर्चिवल बाय द सेंडिंग एलईओ prior to completion of the transfer. It serves to uniform recipient of LOU provided data and files that an LOU required will be removed from that LOU published file after transfer is complete। ठीक है, मतलब कि जिस LOU के पास से फाइल ट्रांसफर होगी दूसरे LOU को, तो उनके पास वो फाइल जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी रिकॉर्ड से रिमूव हो जाएगी और वो आर्चिवल में पेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो FAQ है रिलेटेड टू LOI स्टेटस के बारे में वो समझ में आया होगा। तो आइए 2-3 FAQ के बारे में और बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा FAQ है अगला, वो है कैन एन इंडिविजुअल अप्लाई फॉर LOI। तो इंडिविजुअल जो है वो LOI के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नो एन इंडिविजुअल एक्टिंग इन नेचुरल कैपेसिटी इज करेंटली आउट ऑफ स्कोप टू अप्लाई फॉर LOI। ठीक है जी, तो वो अभी आउट ऑफ स्कोप है LOI को अप्लाई करने के लिए। फिर सेकंड वाला जो होता है, आई हैव ऑब्टेन्ड LOI फॉर माय कंपनी, डू यू हैव टू अप्लाई फॉर LOI नंबर अगेन। तो इसका मतलब है नो, LOI नंबर इज अ ग्लोबल यूनिक नंबर असाइंड टू योर कंपनी, हेंस द सेम LOI नंबर इज आल्सो वैलिड फॉर ऑल सर्कुलर इफ द स्टेटस ऑफ द सेम इज एक्टिव। ठीक है, तो मतलब आपको जो एक ही बार आपको LOI नंबर लेना है एक एंटिटी के लिए, आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है। इसके अगर आपने एक बैंक से लोन लिया जो 5 करोड़ से ऊपर था, जैसा कि हमने वीडियो में जाना है, ठीक है, मिनिमम 5 करोड़ से ऊपर था, तो आपको LOI नंबर मैंडेटरी था। तो अगर आप ले चुके हैं उसके बाद आप और दोबारा हमारा लोन लेते हैं तो आपको दोबारा LOI लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट है व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ LOI। तो LOI की जो वैलिडिटी पीरियड है वो 1 ईयर होगी डेट ऑफ इशुएंस से या लास्ट रिन्यूअल डेट से। ठीक है, तो ये हमारे FAQs थे LOI से रिलेटेड, और हमने इस वीडियो में LOI के बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी जानकारी इस वीडियो में शेयर की गई है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको LOI कोड यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड से जुड़ी सारी जानकारियां मिल गई होंगी, जैसे कि ये किसे चाहिए होता है, ये क्यों जरूरी होता है, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इससे जुड़े कुछ FAQs। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लॉ इज विद शशांक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस ना करें, और नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।